तो भाई अभी हमने ना 1-2 दिन पहले RTX 4090 की बिल्ड करी थी i9 के साथ। तो लोगों ने बोला भैया इतनी महंगी पीसी बिल्ड हमारे बजट से बाहर है, और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि चेहरा लाल है, नाक लाल है, पूरा लाल है। एक्चुअली भाई मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके बताया था तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर वगैरह चल रहा है, तो दवाई ववाई खा के शूट कर रहा है तुम्हारे लिए। एनर्जी देख रहा बीमारी में भी कितनी है। खैर अब चेहरा थोड़ा कम लाल है। एंड आज की पीसी बिल्ड भी थोड़ी कम सस्ती है उस वाली के कंपैरिजन में। 2 लाख के आसपास की गेमिंग पीसी बिल्ड आज हमने करी है, जिसके अंदर हमने i9 13 जनरेशन यूज करा है और RTX 4070 यूज करा है। क्योंकि ना RTX 4060 सीरीज थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी है स्टार्टिंग से ही, कभी प्राइसिंग को लेके तो कभी परफॉर्मेंस को लेके। लेकिन 4070 भाई 12 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। एंड एक्चुअल 1440p लेवल की गेमिंग अगर आपको करनी है आज की डेट में, इवन 4K भी, जो आपको सारा इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वो हमने इसके अंदर यूज करा है। एंड देखते हैं ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस ये पीसी देगा। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी लेवल से देखें तो भाई CPU भी तगड़ा है और GPU भी अच्छा खासा है। अगर आपको प्रोडक्टिव टास्क करने हैं, इवन आपको अच्छी गेमिंग भी करनी है, और अच्छी गेमिंग के लिए यहाँ पर देख रहे हो लाइटों का कितना माहौल बना रखा है भाई साहब। FPS चाहिए पूरे हमारे को। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे हमने प्रोसेसर यूज किया है Intel Core i9 13900K, जो हमारा 24 कोर्स 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 8 P कोर है, 16 E कोर्स है, 5.8 गीगाहर्ट्ज तक ये जाता है प्रोसेसर। एंड आज की डेट में इसकी प्राइसिंग 55,000 के आसपास चल रही है। एंड जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है वो है MSI की तरफ से G790P वाईफाई मदरबोर्ड है। 26,500 के आसपास इसकी प्राइसिंग चल रही है आज की डेट में। एंड ये जो हमारा मदरबोर्ड है ना, एक तो Z सीरीज का है प्लस मिड रेंज लेवल का है, लाइक 25,000 के आसपास प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। तो सही है अगर आप i7 या i9 यूज करो, प्लस वाईफाई वाला भी है। और यहाँ पे जो हमारी रैम है वो हमने यूज करी है T-Force Delta 32GB डुअल चैनल में 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड भाई हमारी 8GB वाली रैम है। FPS देखो भैया पूरे चाहिए। एंड इस रैम की प्राइसिंग 14,000 के आसपास चल रही है। और यहाँ पे ठंडक मचाने के लिए हमने AIO यूज करा है MSI की तरफ से Mag Core Liquid M360, जो हमारा 360 mm वाला AIO है। 9400 के आसपास प्राइसिंग चल रही है इसकी। एंड इस AIO के अंदर हमारे को 3 ARGB फैंस भी मिल जाएंगे, फुल एकदम चकाचौंध लाइटिंग। प्लस ऊपर से जो इसका CPU का मेन फैन है उसके ऊपर भी हमारे को RGB स्ट्रिप मिल जाएगी। कोई ऐसा डेडिकेटेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी, अंडर 10,000 वाला है। मतलब डिस्प्ले चाहिए तो ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। प्लस कई जगह पैसे बचाए जा सकते हैं, जैसे आपकी स्टोरेज हमने इसके अंदर टीम ग्रुप की 2 TB की SSD यूज करी है, जो Gen 3 वाली है। और अपने बजट के हिसाब से और अपनी यूसेज के हिसाब से स्टोरेज के अंदर श्रद्धा अनुसार पैसे डालो। जैसे Gen 3 लगानी है, Gen 4 लगानी है, HDD में भी काम चल सकता है, SSD में भी काम चल सकता है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो क्या कैसे लगाना है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आपको कैसे स्टोरेज सेलेक्ट करनी है अपने लैपटॉप और पीसी के लिए, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और भाई हमारे गेमिंग पीसी का दिल, वैसे तो दिल हमारा CPU होता है जो मैं बता चुका हूं, लेकिन असली दिल तो भैया हमारा ग्राफिक्स कार्ड है। यहाँ पे हमने यूज किया है MSI की तरफ से RTX 4070 गेमिंग X Trio, जो हमारा 12GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। आज की डेट में प्राइसिंग इसकी 65,000 के आसपास मिल जाएगी। एंड भाई ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर भी RGB के नशे आप देख सकते हो। MSI के लोगो में लाइट जल रही है, प्लस साइड में भी आपको RGB स्ट्रिप वगैरह मिल जाएगी, जो मतलब थोड़ा गेमिंग का नशा एक्स्ट्रा करवा देगी। और भाई ये जो हमारी पीसी बिल्ड है अच्छी खासी हैवी है, तो हमने यहाँ पे 850 वॉट की पावर सप्लाई यूज करी है, जो है MSI की Mag A850GL, जो हमारी 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। 10,000 अप्रॉक्स इसकी प्राइसिंग चल रही है आज की डेट में। और इस PSU के साथ हमारे को 12VH PWR वाली केबल मिल जाएगी, जो हमारी 12+4 पिन पावर कनेक्टर के साथ आती है। और इस PSU के साथ जो केबल है स्पेसिफिकली उसके अंदर येलो कनेक्टर है हमारा, जो इंश्योर करता है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, वरना थोड़ा सा भी लूज रह जाता है तो भैया शॉर्टिंग वॉर्टिंग की दिक्कत आ जाती है। ये कनेक्टर वहां पे काम आ जाएंगे। और ये पावर सप्लाई हमारी PCI 5.0 एंड ATX 3.0 को सपोर्ट करती है, यानी कि फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में कोई और भी ग्राफिक्स कार्ड आएंगे इस PSU के थ्रू आप पावर दे सकते हो। और ये जितना सारा सामान है, जिस चीज के अंदर घुसेड़ा गया है, मतलब जहां पे लगाया गया है, जो हमारी कैबिनेट है, MSI MPG Gungnir 300R एयरफ्लो गेमिंग केस हमने यूज करा है। 14,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग चल रही है आज की डेट में। एंड इस कैबिनेट के साथ हमारे को 4 ARGB फैंस मिल जाएंगे, जिसकी प्लेसमेंट एक पीछे की तरफ है और 3 हमारे आगे की तरफ हो गए। बाकी ऊपर तो हमने AIO लगाया है, चारों तरफ पंखे पंखे एकदम लाइटों के साथ। और ये हमारा मिड टावर कैबिनेट है, काफी अच्छा खासा स्पेशियस भी आप अपने सामने देख सकते हो। और इस कैबिनेट में हमारे को फ्रंट में Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा, कोई भी आपको ऑन द गो Type-C वाला स्टफ कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इस कैबिनेट के थ्रू हम ARGB भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 ARGB पिन कंट्रोलर मिलता है, जिसके थ्रू आप सारे फैंस और उनकी ARGB एक साथ कंट्रोल कर सकते हो थ्रू सॉफ्टवेयर। बाकी हमारे को RGB कंट्रोल का डेडिकेटेड बटन भी मिल जाता है इस कैबिनेट के ऊपर सामने की तरफ। प्लस बेस्ट पार्ट जो इस कैबिनेट का मेरे को लगाना, इस कैबिनेट के साथ हमारे को GPU होल्डर ब्रैकेट भी मिलता है, और उस होल्डर के अंदर भी RGB मिलती है, जो आप सामने देख सकते हो। उसके ऊपर MSI का लोगो है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप एक भारी भरकम GPU इसके अंदर यूज करने वाले हो और GPU ऐसे आपका सैक करता है, तो आप ये होल्डर लगा सकते हो, जो दिखने में भी तगड़ा है और आपके GPU को सपोर्ट तो मिलेगा ही पूरा। और ये जो ग्राफिक कार्ड का होल्डर है ना, इसको हम मूव भी कर सकते हैं और इसको प्लेस भी कर सकते हैं डिफरेंट GPU रिक्वायरमेंट साइज के हिसाब से। मतलब जैसी माउंटिंग होगी, जिस टाइप का GPU का साइज होगा,
वो इस पे आराम से हो जाएगा। और इस कैबिनेट के साथ हमारे को वर्टिकल माउंट ब्रैकेट भी मिल जाएगा, तो अगर आपको अपना जीपीयू वर्टिकली माउंट करना हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस कैबिनेट का जो एयर फ्लो है, क्योंकि पूरा मेश डिजाइन के साथ आती है एंड मॉड्यूलर भी है ये, तो यहाँ पे कैबिनेट के अंदर फुल ठंडक वाला माहौल रहता है। जैसे हम गेमिंग वगैरह भी करके देख रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स टेंपरेचर 70-75 से ऊपर भाई जा ही नहीं रहते। और जितनी भी हमारी 1440p गेमिंग है वो हम MSI के मॉनिटर के ऊपर ही टेस्ट कर रहे हैं। G321Q हमारा मॉनिटर है, जो हमारा WQHD मॉनिटर है 31.5 इंचेस का, एंड ये हमारा IPS पैनल वाला मॉनिटर है। 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को मिल जाता है, और साथ में G-Sync का भी सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, प्लस HDR रेडी भी है हमारा मॉनिटर। तो यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स हमने यूज करे हैं इनकी टोटल प्राइसिंग निकल के आती है 2,10,000 के आसपास। बाकी कुछ और चीजों में भी आप पैसे बचा सकते हो और अपनी बिल्ड को 2 लाख के आसपास तक ला सकते हो, अगर आपको i9 के साथ 4070 की बिल्ड करनी है जैसे हमने करी है। और जब इतनी प्यारी पीसी बिल्ड कर ली है, थोड़े यहाँ पे बी-रोल के दिखावे तो बनते हैं ना। Perfect. बस 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 बहुत है, बहुत है। इतनी सुंदरता ही ताड़ो, ज्यादा नहीं, नजर वजर लग जाएगी इसको। अब जरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले Cinebench R23 भाई मल्टी कोर स्कोर 37,000 एंड सिंगल कोर 2171। उसके बाद Geekbench 6 के स्कोर देखो क्या ही जबरदस्त है, सीपीयू की पावर इससे पता लगती है। फिर हमने निकाला PC Mark 10 9200 के आसपास स्कोर निकल गया है। 3D Mark Time Spy के स्कोर आप देख सकते हो, जीपीयू के स्कोर भी अच्छे खासे निकाल के देगा। सीपीयू तो ऑब्वियसली हमारा i9 है ही। एंड उसके बाद क्रॉसमार्क का बेंचमार्क है जो कंपैरिजन के लिए काम आ जाता है। ब्लेंडर बेंचमार्क हमने निकाला भाई 6250 स्कोर निकाल के दे गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जीपीयू कितना अच्छा खासा पावरफुल है। तो भाई अब रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर i9 13 जनरेशन लगा रखा है 3900K। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है भाई, ये बीस्ट प्रोसेसर है उसके लिए। हमने इसके अंदर 4K 60 FPS की एडिटिंग करी है, जिस टाइप की हमारी वीडियो एडिटिंग होती है, लाइक 4 to 5 लेयर्स में हम काम करते हैं। एंड भाई मक्खन एक्सपीरियंस देता है, तो मतलब उसके ऊपर लेवल की भी और ज्यादा मल्टी लेयर वाली एडिटिंग भी आप इसके अंदर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस बात आती है एक्सपोर्टिंग को लेके, तो भाई ग्राफिक कार्ड तगड़ा है, एक्सपोर्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड जो लोग पूछते हैं एक्सपोर्टिंग का टाइम कम ज्यादा कुछ करके, भैया इतना टाइम एडिटिंग में लगाओगे उसके बाद एक्सपोर्टिंग देखोगे बैठ के, हाँ भाई कितने मिनट में हो रही है। अरे चिल मारो, कर देगा। बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, क्या 2 मिनट ऊपर क्या 2 मिनट नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया, सब मोह माया है। और बाकी 3D वाले बंदे हैं या फिर VFX वाले हो गए, इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉडलिंग या फिर गेम डेवलपमेंट भी अगर आपकी होगी तो भैया 12GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 4000 सीरीज है, 4070 है, सारी चीजें भैया आराम से करवा देगा। इससे ऊपर का आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो 4080 4090 तो भाई वो ओवरकिल हो जाता है। ये मैं एंट्री लेवल भी नहीं कहूंगा, इंटरमीडिएट भी नहीं कहूंगा, उससे ऊपर लेवल में कह सकता हूं। 4070 अच्छा खासा डिसेंट ग्राफिक कार्ड है जो आपके सारे प्रोडक्टिव टास्क हैंडल कर लेगा। लाइक अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी चलाते हो एक्सट्रीम लेवल तक का, तो वो भी बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेगा। उसके बाद बचा है क्या, कोडिंग वोडिंग कर लोगे, स्टूडेंट होंगे वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, इतनी बढ़िया पीसी पे बना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस आपके म्यूजिक प्रोडक्शन वाले हो गए टास्क, वो सारे आराम से हो जाएंगे। आपको गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, उसके अंदर हमारे को प्रोसेसर इनिशियली पावरफुल चाहिए होता है, i9 लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल पीसी गेमिंग लाइव स्ट्रीम आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो, वो भी तगड़े लेवल वाली, क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी तो तगड़ा है ना। और भाई अब तुम्हारा फेवरेट पार्ट गेम टेस्ट। यहाँ पे हमने 1440p पे सारे गेम टेस्ट करे हैं, एंड कुछ मेन स्ट्रीम गेम है जो हाई ग्राफिक्स डिमांडिंग है, वो हमने 4K पे भी टेस्ट कर दिया कि 4K में भी आपको परफॉर्मेंस दिखा दूं कि हाँ ये ग्राफिक कार्ड भाई हैंडल कर सकता है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट लेवल वाला 4K नहीं कह सकते, बट हाँ आप सेटिंग्स को ट्वीक करोगे तो 4K रेजोल्यूशन पे मतलब बढ़िया गेमिंग करवा देगा। कभी टीवी वगैरह पे लगा खेलना सब चीजें, तो उन चीजों का ध्यान रखा है। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट करें। सबसे पहले वैलोरेंट से सेटिंग्स को रखा है हाई पे, एंड भाई i9 3900K लगाया, तो भाई वैलोरेंट से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे आराम से 450-500 FPS हमारे को मिल रहे हैं, वो भी 1440p पे। तो अगर इतने FPS के आपको एग्जैक्ट मजे लेने हैं तो इतने रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर आपको बाय करना पड़ेगा। वैसे मैक्सिमम कैपेबिलिटी i9 की आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपको वैलोरेंट या CS:GO वगैरह खेलना हो तो। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं GTA 5, ये भी टेस्ट कर रहे हैं 1440p पे, वेरी हाई सेटिंग्स हमने रखी है यहाँ पे। एंड GTA 5 में हमारे को आराम से 100+ FPS मिल रहे हैं यहाँ पे 1440p पे, वेरी हाई सेटिंग्स पे। वैसे मेरे को GTA 5 में ज्यादा उम्मीद थी, हो सकता है ज्यादा FPS निकल भी जाए, कभी कभी कुछ ग्लिच वगैरह भी हो जाता है, तो इससे आप परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद टेस्ट करें दूर का रोना छठा पार्ट, यानी कि फार क्राई 6 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं इसको। अल्ट्रा सेटिंग्स हमने यहाँ पे रखी है, कोई भी अपस्केलिंग का मेथड हमने यहाँ पे लगाया जैसे FSR, और फार क्राई 6 में भाई बढ़िया FPS मिल रहा है 140+ ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स ऑन 1440p, मतलब 1440p पे तो बढ़िया गेमिंग करवा देगा वाला ग्राफिक कार्ड। उसके बाद टेस्ट करें गॉड ऑफ वॉर, प्रीसेट रखा है अल्ट्रा पे, और DLSS आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ऑफ है और राइट साइड में क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर की भी परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रही है, 90 to 120 130 FPS मिल रहे हैं डिफरेंट
सिनेरियोज में DLSS ऑफ या DLSS क्वालिटी लगा के एकदम तगड़ा 1440p का 100+ FPS वाला एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर आप बढ़िया गेमिंग के मजे ले सकते हो। उसके बाद हम टेस्ट करें स्पाइडरमैन मुल्ली भैया। वेरी हाई सेटिंग्स हमने यहाँ पे रखी है। DLSS फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है इसके अंदर, जो हमने राइट साइड पे क्वालिटी पे रखा है, लेकिन रे ट्रेसिंग अभी हमने कोई ऑन नहीं रखी है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से 120-130 FPS रॉ परफॉर्मेंस में मिल जाएंगे, और वहीं पे 180+ FPS मिल जाएंगे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगा के। और हाँ, जिसको नहीं पता उनको बता दो, फ्रेम जनरेशन RTX 4000 सीरीज के कार्ड्स पे ही मिलती है। और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद थोड़ा सा गेमिंग में लेटेंसी का इशू रहता है, क्योंकि AI जनरेटेड फ्रेम्स होते हैं ना, लेकिन पर्सनली अगर आपको बताऊं वो लेटेंसी हमारे को पता नहीं लगती स्टोरी गेम्स में। उसके बाद सेम हमने सेटिंग्स रखी वेरी हाई। DLSS फ्रेम जनरेशन का सिनेरियो भी एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे, एंड रे ट्रेसिंग इस बार हमने ऑन कर दी थी, जिसको रखा था हाई पे। एंड रे ट्रेसिंग को ऑन करने के बाद भी 110-120+ FPS ऑन रॉ परफॉर्मेंस एंड 140-150+ FPS ऑन फ्रेम जनरेशन क्वालिटी। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। 1440p पे तो मक्खन गेमिंग होती है। उसके बाद टेस्ट करें वॉच डॉग्स लीजन। यहाँ पे हमने प्रीसेट रखा है अल्ट्रा पे। DLSS एक तरफ ऑफ है एक तरफ क्वालिटी पे। रे ट्रेसिंग इनिशियली अभी हमने ऑन ही रखी थी। एंड 1440p पे आप देख सकते हो भाई 80-90 FPS रॉ परफॉर्मेंस एंड 100+ FPS ऑन DLSS। जहां पे DLSS मेंशन कर रहा हूं वो DLSS 2 है, फ्रेम जनरेशन इज DLSS 3। वो जिस गेम में होगी वहां पे FG मेंशनड होगा। उसके बाद हमने सेम प्रीसेट अल्ट्रा को ही रखा, DLSS का सिनेरियो सेम रखा, लेकिन रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया था। एंड रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करने के बाद भी 55-60 स्टेबल FPS मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस पे। एंड वहीं पर DLSS लगाने के बाद 70-80 FPS। वॉच डॉग्स लीजन अच्छा खासा GPU डिमांडिंग है। आप देख सकते हो 10 GB के आसपास VRAM यूज कर रहा है, एंड रैम भी हमारी 32 GB है। उसके अंदर भी हमारी 17 GB तक रैम कंज्यूम हो रही है, एंड परफॉर्मेंस भाई ताबड़तोड़ मिल रही है। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी। प्रीसेट को रखा है अल्ट्रा पे, DLSS एक तरफ ऑफ है एक तरफ क्वालिटी पे, एंड रे ट्रेसिंग को मैंने अल्ट्रा पे रख दिया था स्टार्टिंग में ही। एंड यहाँ पे हॉगवर्ट्स लेगेसी में भी आप देख सकते हो 70-80 FPS आराम से रॉ परफॉर्मेंस में, एंड 100+ FPS ऑन DLSS क्वालिटी। ये 1440p की परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, जो कि भाई अच्छी खासी मिल रही है। देन वी आर टेस्टिंग कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। प्रीसेट रखा है एक्सट्रीम पे, और DLSS का सिनेरियो आप अपने सामने देख ही सकते हो। एंड यहाँ पे भी भाई 1440p पे मक्खन गेम प्ले मिल रहा है। 140-150 FPS ऑन रॉ परफॉर्मेंस, 150-160-170 FPS ऑन DLSS क्वालिटी। एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस, लाइक ई स्पोर्ट्स अगर आपको खेलना हो। ये मैं आपको एक्सट्रीम सेटिंग्स दिखा रहा हूँ। इससे कम प्रीसेट रखोगे तो इससे ज्यादा FPS आपको मिलेंगे। अगर हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर होगा तो ई स्पोर्ट्स में ज्यादा FPS ज्यादा बेनिफिट। एंड भाई अब आता है असली गेम। यहाँ पे रेजोल्यूशन हमने बढ़ा दिया है। 1440p लेफ्ट में है, 2160p राइट में है, फेवर क्वालिटी रखा है। RDR2 टेस्ट कर रहे हैं, DLSS ऑफ है। पूरी की पूरी रॉ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 100+ FPS 1440p में मिल रहे हैं, 60-70 FPS 4K में मिल रहा है RDR2 में। भाई अच्छा खासा ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है, और उसके अंदर भी भाई 4K में गेमिंग करवा रहा है बढ़िया। फिर उसके बाद हमने दोनों रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया, सेम सेटिंग्स रखी, बस DLSS को क्वालिटी पे कर दिया था। एंड DLSS को क्वालिटी पे करने के बाद भाई 120 FPS ऑन 1440p एंड 80-85 FPS ऑन 4K। तो अब यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि 4070 पे आप RDR2 तो 4K में भाई खेल सकते हो। उसके बाद मैंने सोचा लास्ट ऑफ अस टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत GPU डिमांडिंग है। प्रीसेट अल्ट्रा पे रखा है, DLSS ऑफ है, रेजोल्यूशन आप अपने सामने देख सकते हो लेफ्ट राइट में। एंड भाई लास्ट ऑफ अस हमारा 1440p तो ऑब्वियसली बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर आप 4K में भी देखोगे तो 40+ FPS हमारे को मिल रहा है। कॉम्बैट चल रहा है जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हो, उसके अंदर भी 40-45 FPS मिल रहा है, जो कि अच्छे खासे प्लेबल है, और ये रॉ परफॉर्मेंस है। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी, लेकिन DLSS को क्वालिटी पे कर दिया। एंड DLSS को क्वालिटी पे करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में 90-100 FPS मिल रहे हैं, वहीं पर राइट साइड में हमारे को 70-80 FPS मिल रहा है। यानी कि लास्ट ऑफ अस भी आप 4K में खेल सकते हो। 10 GB के आसपास VRAM कंज्यूम हो रही है, एंड 18-19 GB के आसपास हमारी नॉर्मल रैम यूज हो रही है, और 70 के आसपास FPS मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया मक्खन प्लेबल होते हैं। फिर लास्टली मैंने सोचा साइबरपंक चला के जरा जान निकाल देते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन आप देख सकते हो, प्रीसेट हमने अल्ट्रा रखा है, कोई भी फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं करी, कोई भी रे ट्रेसिंग अभी ऑन नहीं करी। रॉ परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो 1440p में मक्खन FPS है। यहाँ पे 4K में भी 30+ FPS हमारे को मिल रहा है, जो कि डिसेंट से प्लेबल होते हैं, ज्यादा प्लेबल नहीं होते। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो DLSS फ्रेम जनरेशन लगा लेते हैं, जो हमारा DLSS 3 होता है। उसके बाद भाई 1440p में तगड़ी परफॉर्मेंस, लेकिन 4K में भी हमारे को 50-60 फ्रेम्स मिल रहे थे, जो कि प्लेबल होते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करते हैं, लेकिन फ्रेम जनरेशन ऑफ कर देते हैं, रॉ परफॉर्मेंस चेक करते हैं। एंड यहाँ पे आप रॉ परफॉर्मेंस देख सकते हो 1440p में प्लेबल है, लाइक 40 FPS के आसपास मिल रहे हैं, लेकिन 4K में रॉ परफॉर्मेंस में प्लेबल नहीं है। यहाँ पे 15-16 FPS आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली प्लेबल नहीं होते। देन लास्टली मैंने क्या करा, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा के साथ मैंने DLSS फ्रेम जनरेशन को भी लगा दिया था। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो 1440p में तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, लेकिन 4K में भी यहाँ पे 50-60 FPS मिल रहा है साइबरपंक जैसे गेम में। तो RTX 4070 हमारा काफी हद तक हमारा एक 4K गेमिंग वाला कार्ड कह सकते हैं। टोटली ये 1440p कार्ड है, लेकिन 4K गेमिंग आप कर सकते हो। मैं कह सकता हूँ कि हाई सेटिंग्स पे या वेरी हाई सेटिंग्स पे। अल्ट्रा में किसी गेम में नहीं खिलवा पाएगा, उसके अंदर फिर DLSS वगैरह आपको लगाना पड़ेगा। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा गेमिंग पीसी बिल्ड i9 के साथ 4070 का। वैसे
वैसे मैंने ना 4070 की एक और वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने i7 यूज करा था, तो आप वो भी देख सकते हो। बाई चांस आपको i9 नहीं लगाना, i9 आपके लिए ओवरकिल है, तो i7 के साथ कैसी परफॉर्मेंस देगा, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर बेंचमार्क देख लेना, इसके साथ कंपेयर कर लेना, प्लस गेमिंग परफॉर्मेंस कंपेयर कर लेना, उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। वैसे i7 और i9 में ना गेमिंग की परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो अगर आपका 2 लाख के आसपास तक का बजट है और आप अपने लिए बढ़िया प्रोडक्टिव प्लस गेमिंग पीसी बिल्ड बनाने की सोच रहे हो, तो कुछ इस टाइप की पीसी बिल्ड आप कर सकते हो। यही सारे कंपोनेंट्स अगर आपका यूज करने का मन बने तो कर सकते हो। सबके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई वीडियो लाइक मार सकते हो। कोई सजेशन, क्वेरी या फीडबैक हमारे लिए वो जरूर बता के जाना। पहली बार आए हो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।